कहने को ओलंपिक टोक्यो में हो रहा था, पर राजनीति हमारे देश में, और वो भी नामों की। हमारे देश में चाहे खेल का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे किसी पुरस्कार का मामला हो, हमारे देश में उस आदमी का उस क्षेत्र से कोई लेना देना हो ना हो, पर अगर वो राजनीतिक आदमी है और सत्तारूढ़ पार्टी का है तो हो सकता है कि उसके नाम से कोई मेडिकल कॉलेज हो जाए, कोई पुरस्कार हो जाए, कोई संस्थान हो जाए, पता नहीं क्या क्या उसके नाम से होता है। पर जब दूसरी पार्टी आती है तो उसका नाम बदलती है। अभी हाल ही में जब ओलंपिक में हमारी हॉकी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो अचानक हमारे प्रधानमंत्री जी को, जो अपनी मन की बातें करते हैं, उन्होंने कहा कि जनता ऐसा चाहती थी कि ये पुरस्कार जो पुरस्कार है राजीव रत्न पुरस्कार, वो पुरस्कार जो है वो मेजर ध्यानचंद के नाम पे होना चाहिए, जिन्होंने इस देश को 3 बार गोल्ड मेडल दिलाया। और इस पुरस्कार का नाम बदला और कोइंसिडेंस था कि उसके बाद हमारे देश को ओलंपिक में 7 मेडल मिले। अब भक्तगण कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कृपा बरसी है, ये नाम का लोचा था, अगर नाम पहले ही बदल जाता तो शायद पुरस्कार मिलते। ये ऐसे लोग हैं जो खिलाड़ियों की मेहनत को दरकिनार कर रहे हैं, उनके अभ्यास को दरकिनार कर रहे हैं। और सवाल ये भी है कि किसी राजनीतिक आदमी के नाम से ये पुरस्कार क्यों होना चाहिए, जिसका जिस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं, अगर उसके नाम से ये पुरस्कार होता है तो इस देश के लोगों को सोचना चाहिए। या कोई यूनिवर्सिटी उस आदमी के नाम से होती है जिसका शिक्षा से लेना देना नहीं, या कोई सांस्कृतिक पुरस्कार उसके नाम से होता है जिसका किसी क्षेत्र से लेना देना। तो ये सवाल है। कांग्रेस इस पर कह रही है ये तो ओछी राजनीति है। अगर इनको चाहिए था, मेजर ध्यानचंद के प्रति इतनी श्रद्धा थी, तो दूसरा पुरस्कार उनके नाम से करते। राजीव गांधी का नाम हटाने की क्या जरूरत थी। पर इसके पहले पिछले साल गुजरात में एक बड़ा स्टेडियम बना, वो भी एक नेता के नाम पे बना। तो बहुत सारी जगह, बहुत सारे राज्यों में केंद्र जो भी योजनाएं लाती है वो अपने नेताओं के नाम पे लाती है। मेजर ध्यानचंद जी पूरे हिंदुस्तान के नायक, हॉकी के बड़े खिलाड़ी, आइकॉन रहे, सब उससे प्रेरणा लेते हैं। उसके नाम से कोई बड़ी घोषणा करनी थी प्रधानमंत्री जी को। ये राजीव जी के नाम से जो खेल रत्न पुरस्कार था उसको बदला गया, मतलब क्षुद्र मानसिकता का परिचय उन्होंने दिया। उसके नाम से बड़ी घोषणा करनी थी, उसे कौन रोकता है। लेकिन जो पहले से जो खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा था उसको नाम बदल के किया जाना, मतलब ये क्षुद्र मानसिकता है। सवाल ये है कि जिसका जिस क्षेत्र से कोई सरोकार नहीं है, लेना देना नहीं है, उसके नाम से अगर पुरस्कार होंगे, योजनाएं होंगी तो वो नाम बदलेंगे। ऐसा हमारे देश में नामों की राजनीति है। खेल रत्न का नाम खिलाड़ी के नाम पर रखना, और वो भी भारत को जिन्होंने सर्वोच्च सम्मान दिलाया उनके नाम पर रखना, ये हम सबके लिए और खेल जगत के लिए ये सौभाग्य की बात है। और इसके बात पर तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए, बधाई देना चाहिए। कांग्रेस ने हर चीज़ के ऊपर में राजनीति ले आई और मोदी जी ने खेल रत्न का नाम खिलाड़ी के नाम पर रखकर पूरे देश के खिलाड़ियों को सम्मानित किया है, खेल जगत को सम्मानित किया, पूरे देश को सम्मानित किया है। और आज उसी का परिणाम है कि भारत ओलंपिक में पहली बार 7 पदक अभी तक जीते हैं, और एथलेटिक्स में पहली बार 100 साल से ज़्यादा हो गया, उसके बाद पहली बार स्वर्ण पदक जीता गया है। ये मोदी जी की खेल के प्रति जो सद्भावना है, खेल के प्रति जो रुचि है और खिलाड़ियों को जो सम्मान देने की भावना है, उसी का परिणाम है। इसको मैं शुद्ध मानसिकता कहूँगा, उत्कृष्ट मानसिकता कहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द कहा था कि हम जनमानस के अनुसार, जनता की राय के अनुसार हम खेल रत्न के नाम को बदलकर दादा ध्यानचंद के नाम से रख रहे हैं। इस बात को वो क्यों नहीं चाहते? जाए जनता के बीच में, जनता ने राय रखी अपनी। बहरहाल हम इस बात से खुश हैं कि नीरज चोपड़ा ने हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक लाया है, बाकी लोगों ने हमारे देश का मान ऊंचा किया है और हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। पर राजनीति सोशल मीडिया पे छाई हुई है और उसको लेकर बयानबाजी का सिलसिला जारी है। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह और मैं पंकज शर्मा। दिन भर की तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजधानी में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में सीएम भूपेश बघेल वर्चुअल रूप से शामिल हुए। इस दौरान सीएम बघेल ने आदिवासियों के हित में राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी।
आदिवासी चिन्हारी के गढ़त है आधार, देवत है सम्मान हमर छत्तीसगढ़ सरकार। वन भूमि वनोपज वनवासी के अधिकार, तेंदू पत्ता लावत है खुशी हमर दुआर। छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहन सदियों से हमारी पहचान रहे हैं। 2.5 साल पहले नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लेते हुए हमने आदिवासी भाई बहनों तक उनके सभी अधिकार पहुंचाने का वादा किया था। अपने इसी वादे के अनुरूप हमने लगातार ऐसे कदम उठाए जिनसे वनों के साथ आदिवासियों का रिश्ता फिर से मजबूत हो सके। वन भूमि पर आदिवासियों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हमने व्यक्तिगत और सामुदायिक पट्टे तो बांटे ही हैं, सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार भी दिया है। इससे अब उनके गांव को भी अपने जंगलों के संसाधनों पर मालिकाना हक मिल गया है। हमारी सरकार की मंशा है कि हर गांव को डॉक्टर और मास्टर की सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। आज बीजापुर से लेकर बलरामपुर तक सभी आदिवासी क्षेत्र के अस्पतालों में अत्याधुनिक उपकरण के साथ साथ उन्हें चलाने वाले विशेषज्ञ और डॉक्टर भी नियुक्त किए जा रहे हैं। शांति, विकास और विश्वास का रास्ता इन्हीं जंगलों से होकर गुजरता है। वनों और वन संसाधनों पर आदिवासी भाई बहनों के अधिकार सुनिश्चित करते हुए हम सुख, शांति और समृद्धि के अधिकारों को भी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर प्रदेश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजधानी रायपुर के शिव मंदिर में शिव भक्तों ने इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की और कोविड नियमों का पालन करते हुए भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया। आज सावन का तीसरा सोमवार है और सुबह से ही शिव भक्त मंदिर में पहुंचने के दौर वो है शुरू हो गया। ये देख सकते हैं मंदिर परिसर में जो श्रद्धालु है वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर, और दूर दूर से भी यहाँ जो श्रद्धालु है वो पहुंचते हैं। ये बड़ी संख्या में चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। मंदिर के पंडित जी हैं, उनसे ही बात करेंगे। पंडित जी, किस तरीके से जो है आज तीसरा सोमवार है और क्या विशेष पूजा की जा रही है आज? देखिए, सुबह 3 बजे भगवान शिव जी का भस्म आरती किया गया। भस्म आरती के बाद में जो है 4:30 बजे से भक्तगणों को एक लाइन में कतार में खड़ा करके दर्शन करवाया जा रहा है। अंदर मंदिर में गर्भगृह के अंदर में प्रतिमा को स्पर्श नहीं करवाया जा रहा है। उसमें कलश लगा दिया गया पाइपलाइन के द्वारा। जो भी दूध, जल, फूल, बेल पत्ती आदि जो अर्पण कर रहे हैं उसके द्वारा भगवान शिव जी को प्राप्त हो रहा है। और इसी प्रकार एक बजे तक के जो है दर्शन करवाया जाएगा। 1 बजे के बाद मंदिर बंद किया जाएगा। उसके बाद भगवान शिव जी का झांकी तैयार किया जाएगा। आज बाल हनुमान का जो है स्वरूप दिया जाएगा। उसके बाद 4 बजे जो है श्रृंगार आरती होगी। श्रृंगार आरती होने के बाद में भक्तों को जो है दर्शन करवाया जाएगा। ये रात्रि 10 बजे तक। और कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। आज मंदिर पहुँचे, क्या कुछ मनोकामनाएं लेकर पहुंचे? बस भोलेनाथ की बस सुखी रखे, और क्या है, यही मनोकामना है। और कुछ महिलाएं, उनसे ही बात करेंगे। जी, आप बताएं, आप क्या कुछ मनोकामना लेकर मंदिर पहुंचे? जी, हम लोग सोचते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके हमारे हर कष्ट दूर हो जाए। इसी कामना से हम लोग यहाँ भगवान के दर्शन करने आए हुए हैं। तो देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं। और ऐसी मान्यता है कि हटकेश्वर धाम में जो भी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, बाबा उनकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं। कैमरा पर्सन होरी के साथ खोमन साहू, VIP न्यूज़, रायपुर। देश में पेशा कानून लागू तो है, लेकिन सिर्फ कुछ ही राज्यों ने इस कानून को अपने राज्य में लागू किया है। छत्तीसगढ़ में भी कानून को लागू करने की मांग पिछले 20 सालों से चल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या का 30% आदिवासी समाज का है, लेकिन अभी तक राज्य में कानून लाने की सिर्फ बातें ही चलती रही हैं, पर धरातल में कुछ नहीं हुआ है। आज विश्व आदिवासी दिवस भी है। ऐसे में आदिवासी समाज राज्य सरकार से अपेक्षा कर रहा है कि जल्द ही पेशा कानून राज्य में लागू किया जाए। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का 30% हिस्सा ट्राइबल जनजाति का है, लेकिन अभी तक यहाँ पर पेशा कानून नहीं लाया गया है। और हाल ही 2020 में TS बाबा ने कमेटी बैठाई थी, जिसके तहत कहा गया था कि रूल्स बन रहे हैं, ड्राफ्टिंग चल रही है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं हुआ है।
एक प्रक्रिया चली थी निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में, और काफ़ी अच्छी प्रक्रिया थी। पहली बार किसी कानून के नियम को बनाने के लिए एक व्यापक विचार विमर्श की प्रक्रिया हुई थी, और बस्तर से लेके सरगुजा तक पूरे आदिवासी समाज के साथ, जो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनके साथ, आदिवासी समाज के मुखियाओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ एक व्यापक परामर्श हुआ था। और जहाँ तक हमें याद है, कांकेर, फिर आपका दंतेवाड़ा, सरगुजा, लगातार ये बड़े सम्मेलन आयोजित किए गए थे। और उसके बाद देश भर के सिविल सोसाइटी, जनवादी संघर्षों के साथ भी बैठकर इसके ड्राफ्ट बनाए गए थे। वो ड्राफ्ट बने हैं और काफ़ी अच्छे वो प्रारूप है, और उसको अभी मंत्रालय के पास है। अब वो सरकार के हाथ में है कि वो उसको कितना जल्दी लागू करे। देखिए, आदिवासी वर्ग के हितों के लिए निश्चित रूप से पेशा कानून की आवश्यकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि पेशा कानून के लिए जिस भी प्रकार की दिक्कतें हैं या अड़चने हैं, सरकार को प्राथमिकता के आधार पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ की आज जो पहचान है वो हमारे ट्राइबल क्षेत्र के लोगों से, आदिवासी क्षेत्र के लोगों से ही पहचान है। तो मुझे लगता है जितनी भी दिक्कतें हों, उन दिक्कतों को दूर करके आदिवासी वर्ग के हितों के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए इस पेशा कानून को निश्चित रूप से लागू करने की आवश्यकता है। जो स्वर्गीय राजीव जी ने यही बात तो बहुत गंभीरता से लिए थे कि भाई ये जो ग्रास रूट लेवल पे पंचायती राज को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ उसने कहा था, और आदिवासी इलाके के लिए स्पेशल उसने रुचि लेकर के किया। तो कहीं ना कहीं सोच उस स्तर पे हुआ था, और अगर उस स्तर पे सोच के बावजूद भी ठीक विपरीत दिशा में कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकारें हो, अगर करती है तो ये चिंता का विषय है। और अगर सरकारें इसमें हिला हवाला करेगा तो कन्फ्रंटेशन होगा। तो जैसे आपने सुना, अरविंद जी ने कहा है कि समाज की मांग है कि जल्द से जल्द पेशा कानून छत्तीसगढ़ में लागू किया जाए, पॉलिटिकल विल बनाई जाए, जल्द से जल्द रूल ड्राफ्ट किए जाएं। कैमरामैन अमीन के साथ नवरत्न पाराशर, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। इधर रायपुर जिले में वैक्सीनेशन सेंटर पर संकट का बादल गहराता जा रहा है। शहर के 85 वैक्सीनेशन सेंटर्स में से सिर्फ एक वैक्सीनेशन केंद्र कार्यरत है। जी हां, जिला अस्पताल पंडरी में कोविडशील्ड वैक्सीन की सिर्फ 210 डोज लगवाई जा रही है। वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीनेशन का काम बंद है। रायपुर में कोरोना वैक्सीनेशन पर संकट का बादल गहरा रहा है। आज रायपुर ज़िले में 85 में से 84 वैक्सीनेशन केंद्र बंद है। आज सिर्फ पंडरी स्थित जिला अस्पताल में वैक्सीन लगाई जा रही है, जहां सिर्फ 210 डोज कोविडशील्ड की लगाई जा रही है। कोवैक्सीन का कुछ अता पता नहीं है, और अभी 1 बज रहा है और अभी तक आप देख सकते हैं ये आखिरी लाइन आप देख रहे हैं, आखिरी लाइन लगी है यहाँ पर वैक्सीन की। इसके बाद यहाँ पर भी वैक्सीन लगाना बंद हो जाएगा। आप कब से आए यहाँ पर? करीब 1 घंटे हो गए। 1 घंटे से आप आए हो यहाँ पर। कितनी देर? ये लास्ट आपको बताएंगे, लास्ट लाइन है ये। हाँ। कौन सा डोज लग रहा है आपको? कोविशील्ड पहला। आपको कितनी परेशानी का अभी वही 1 घंटे से मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पे लाइन में। कब से आए आप? 1 घंटा हो गया। कहाँ से आए? मैं मुआ से आया हूँ। हाँ, हम साथ में ही हैं। ये आखिरी लाइन है, इसके बाद फर्स्ट डोज, एक सेकंड डोज? फर्स्ट डोज है। तो आप देख सकते हैं कैसे लोग यहाँ फर्स्ट डोज, सेकंड डोज के लिए आए हैं। आज आखिरी ये लाइन देख सकते हैं। रायपुर में शायद ताला लगाया जा सकता है कल से। अगर देखते हैं सरकार क्या करती है, क्या दूसरे जिलों से वैक्सीन का ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर जब तक केंद्र सरकार वैक्सीन का डिलीवरी नहीं करती तब तक देखना होगा आगे क्या होता है। कैमरामैन अमीन के साथ नवरत्न पाराशर, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय विभाग, निगम, मंडल और निकायों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों, अधिकारियों को नियमित करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। संघ के प्रदर्शन का तरीका अनूठा था। कई जिलों में सांकेतिक जल समाधि सदस्यों ने ली, तो वहीं कई जगह सदस्यों ने अपने सर पर से बाल ही मुड़वा लिए। संघ की मांग है कि समस्त अनियमित कर्मचारियों, अधिकारियों को नियमित किया जाए, साथ ही 62 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाए। जितने भी अनियमित कर्मचारी प्रदेश में हैं उनकी जो मांगे हैं 5 सूत्री, जैसे नियमितीकरण, जो छटनी किए गए हमारे साथी हैं उनकी बहाली,
और जो साथी हमारे अल्पकालिक है उसको पूर्णकालीन करने के लिए। इसी प्रकार हमारा क्या है आउटसोर्सिंग में जो साथी है उनको क्या है विभाग के माध्यम से रखा जाए, आउटसोर्सिंग प्रदेश में पूरी तरह से बंद रखे जाए। और जो पिछले हमारा आंदोलन में जो 15 साथियों पर जो केस दर्ज है वो उसकी मांग करके हम आज 5 सूत्री मांग को लेकर के आज हम जल समाधि के एक कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें हमारे हजारों साथी अपन आए हुए हैं। ये एक्चुअल में क्या है हमारा आज पूरे प्रदेश में हमारा कार्यक्रम है, सभी 28 जिला में है। ये हम लोग क्या है रायपुर जिले के हैं, दूर दूर से हमारे साथी आए हुए हैं, जैसे कि आरंग है, तिल्दा है, धरसीवा है, यहाँ से हमारे साथी आए हुए हैं। कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने नवंबर माह तक प्रदेश भर में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त चावल देने का आदेश दिया था। इसके बावजूद जशपुर जिले के कई ग्राम पंचायतों में पीडीएस दुकानों में चावल के पैसे वसूले जा रहे हैं। बगीचा विकासखंड के बहोरा में सरपंच ने अपने करीबी स्व सहायता समूह को पीडीएस वितरण का जिम्मा दिया है और उनके द्वारा पीडीएस वितरण में मनमानी की जा रही है। ग्राम बहोरा में ग्रामीणों से चावल के पैसे वसूले जा रहे हैं। और यहाँ पे मतलब कि जो शक्कर वितरण करते हैं ना डब्बा में देते हैं, जिसको मतलब वो घर में लेके तौला गया, जिसमें मतलब कि 800 ग्राम ही होता है, जिसका मतलब कि 1 किलो मतलब कि देना रहता है, तो मतलब कि उसमें 200 ग्राम कमी पाया गया। बस इतने मेरे जानकारी में है और आद बाद में लोग कैसा कर रहा है वो मेरे को पूर्ण रूप से जानकारी। तो आपसे चावल का पैसा लिया गया? चावल से पैसा लिया गया। हाँ, चावल बांटे वाला पैसा लेना है, 35 किलो चावल देना है और 35 किलो पैसा भी लेना है। और कुछ दिन के बाद में पैसा फ्री कह के और बाद में कुछ आदमी को वापस भी करना है कहना है, तो मैं तो रखे जाना, लेकिन मैं वापस भी ना कर पैसा। हम लोगों का चावल वितरण के लिए ग्राम सभा में समूह को दिया जाना प्रस्ताव हुआ। कोई निश्चित समूह के लिए प्रस्ताव नहीं हुआ था, वैसे कोई प्रस्ताव नहीं है कि सारा समूह को दिया जाना है। 2 समूह का आवेदन आया था, उसमें से एक समूह का पंजीयन नहीं होने के कारण निरस्त हो गया। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वीआईपी न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में नया लॉन्च हुआ है और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चैनल को है। और ये इनसे उम्मीद है, विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के गिरे कुचले दबके और ज़रूरतमंद लोगों की समस्याओं को ये उठाएंगे, समाज और सरकार को अवगत कराएंगे और उसका समाधान का भी निष्पक्ष प्रयास करेंगे। वीआईपी न्यूज़ एक नया चैनल लॉन्च हो रहा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई पूरे प्रदेश की ओर से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक नया खबर नया उसमें आ रहा है और नए ढंग से एक वीआईपी न्यूज़ शुरू हो रहा है और उसमें अच्छी खबरें आएंगी, ऐसा उम्मीद है। अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब खबर बेमेतरा से, जहां खाद्य विभाग की टीम ने विभिन्न राइस मिलों में दबिश दी। इस दौरान जिन मिलों में अनियमितता पाई गई वहां खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान जिले के ग्राम सेगोना में स्थित सिन्हा राइस मिल को ब्लैक लिस्ट कर शासकीय कार्यों से पृथक कर दिया गया। जो सिन्हा राइस मिलिंग है उसको 2 बार नोटिस देने के बावजूद उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही उनके मिल जांच में कोई स्टॉक ही उपलब्ध हो पाया था। इस प्रकार से प्रथम दृष्टया उनके द्वारा पूरा का पूरा गलत किया जाना पाया गया था। उनके द्वारा जो टोटल चावल जमा किया जाना रहा है वो 4724 क्विंटल रहा है, जो उसके दुकान उसके मिल परिसर में मिला ही नहीं, ना धान मिला, जिसके कारण उनके मिल को ब्लैक लिस्ट किया गया है। और उनके द्वारा जमा बैंक गारंटी 80 लाख रुपए करीब और FDR की राशि कुल मिला के 1,63,00,000 रुपए को जब्त करके रखा गया। गरियाबंद जिले में नक्सलियों ने उदंती सीता नदी सेंचुरी वन भैंसा रेस्क्यू सेंटर में स्थित एक झोपड़ी में आग लगाकर बैनर पोस्टर लगाते हुए जिले में दहशत फैलाने की कोशिश की है। इस घटना में किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने अब मोर्चा संभाल लिया है। कोविड काल के दौरान बीते वर्ष से बंद पड़े महाविद्यालय खुलने के बाद अब कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र संघ चुनाव की मांग करने लगे हैं। भाजपा कांग्रेस की छात्र इकाई यानी ABVP और NSY
सभी के स्वर इस विषय में एक हैं। राज्य में नई सरकार को बने 2.5 साल बीत जाने के बाद भी छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है। हालांकि इसकी प्रतीक्षा सभी छात्र नेता कर रहे हैं। वहीं चुनाव को लेकर छात्र नेताओं में भी जोश का माहौल देखा जा रहा है। NSUI और ABVP के छात्र नेताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार को अब छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए ताकि कॉलेजों में भी जो छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसका निराकरण छात्र नेता ही कर सके। तृतीय लहर नहीं आएगी, पूरी तरीके से पूरे स्ट्रेंथ के साथ कॉलेज खुल जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारी ये मांग रहेगी और मुझे बिल्कुल आशा है कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी दोनों ही छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष में हैं और NSUI भी पक्ष में है। NSUI तैयार है। NSUI की हर कॉलेजों में यूनिट है। NSUI के हर कॉलेज में एक एक पदाधिकारी है और बहुत बड़ा हमारा छात्र संगठन है और हम लोग चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो। हर एक कॉलेज में छात्र नेतृत्व होना चाहिए जो अपने छात्रों की समस्याएं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के सामने या प्रशासन के सामने रखे। छात्र राजनीति से एक स्टूडेंट लीडर खड़ा होता है जो कि अपने नीचे के कार्यकर्ताओं को लीड कर सकता है, अपने कार्यकर्ताओं की परेशानियों को सामने रख सकता है। कोरोना काल के बाद अब कॉलेज तो खुल गए हैं लेकिन छात्रों को कई कामों के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। कोरोना काल के बाद अब कॉलेज तो खुल गए हैं लेकिन छात्रों को कई कामों के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि छात्रों को कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कॉलेज खुलने के साथ ही अब कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की सुगबुगाहट होने लगी है। छात्र नेताओं का कहना है कि कॉलेजों में अब छात्र संघ चुनाव सरकार को कराना चाहिए, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ खोमन साहू, VIP न्यूज़, रायपुर। छत्तीसगढ़ का प्रथम पर्व हरेली प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया। राजधानी रायपुर में हरेली त्योहार के अलग अलग रंग देखने को मिले। मुख्यमंत्री निवास में जहां हरेली के अवसर पर CM हाउस को ग्रामीण परिवेश में सजाया गया था, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गेड़ी में चढ़कर नृत्य भी किया। साथ ही उन्होंने भौरा चलाकर अपने बचपन के दिनों को याद किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी तरह पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। इस मौके पर CM ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। छत्तीसगढ़ का इस साल का पहला त्यौहार कृषि कार्य में जितने भी औजार उपकरण लगते हैं उसकी पूजा की जाती है। हमारे जो पशुधन है, गाय है, बैल है, उसकी पूजा की जाती है और विभिन्न प्रकार के खेल हमारे बच्चे आयोजित करते हैं गौठानों में, मैदानों में और विभिन्न प्रकार के पकवान, छत्तीसगढ़ी पकवान बनाए जाते हैं और कृषि कार्य संपन्न होने के बाद जो थकान रहती है वो खेल कूद के माध्यम से, मेल जोल के माध्यम से दूर भी करने का है। और ये पहला त्यौहार है हमारे छत्तीसगढ़ का, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जितने भी राउत है, पहाटिया है, सभी घरों में जाके नीम के जो डंगाल है उसे घरों में लगाया जाता है, गौशाला में लगाया जाता है, इसलिए कि वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से नीम का अपना महत्व है। एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग होता है। उसे यदि आग में जलाया जाए तो उससे मच्छर भी भगाया जाता है। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी जागरूकता फैलाने के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री निवास में तो हरेली के पर्व को मनाया ही गया, साथ ही साथ राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हरेली पर्व को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान महिलाएं हरे रंग की साड़ी में सावन का झूला झूलती और नृत्य करती नजर आई। Yeah.
गर्मी के दिनों में मिट्टी के मटके का पानी जितना ठंडा और सुकूनदायक लगता है, स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही फायदेमंद होता है। यही कारण है कि आधुनिकता के इस दौर में भी मिट्टी से बने बर्तन अपनी पहचान बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राज्य के अलग अलग कलाकृतियों का स्टॉल राजधानी रायपुर में लगाया गया है। प्रदर्शनी में सामानों को चाक से बनाने की विधि का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में मिट्टी के टी सेट, बर्तन, मिट्टी के खिलौने, गिलास, अलग अलग साइज के मिट्टी के कलश आदि को कलात्मक रूप देने में लगे हुए हैं खुमार भाई। एक तरफ जहां शहरी चकाचौंध में लोग डिजाइनर किचन के आइटम पसंद कर रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ हाट परिसर पंडरी में लगे स्टॉल में मिट्टी से बने टी सेट लोगों को आकर्षित कर रहा है। मिट्टी से बने थाली, गिलास तो आप सबने देखा ही होगा, लेकिन मिट्टी से बनी टी सेट देखने में जितना सुंदर है उतना ही आकर्षक भी। लोग इसे अपने दैनिक उपयोग के अलावा इसकी खूबसूरती को देखकर अपने शोकेस की शोभा बढ़ाने के लिए सजावट के रूप में जरूर रख सकते हैं। हालांकि कड़ी मेहनत से बने ये मिट्टी के बर्तन अन्य बर्तनों के मुकाबले थोड़े महंगे होते हैं। माटी शिल्पी और कुम्हार समाज के जो लोग इस कार्य से जुड़े हुए हैं, जो प्रतिदिन इन कार्यों को करके, बना करके, पका करके बाज़ार में सामान विक्रय करके अपना जीवन यापन करते हैं, भरण पोषण करते हैं, उनके उत्थान के लिए इसका गठन किया गया है। राजधानी रायपुर के छत्तीसगढ़ हाट परिसर पंडरी में 9 दिवसीय राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस का आयोजन किया गया है। इसमें मिट्टी के बर्तनों के अलग अलग डिजाइन को प्रदर्शनी में लगाया गया है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य लुप्त हो रही शिल्प कलाकृतियों को बाजार दिलवाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत किसानों, पशुपालकों, गौठान समिति और स्व सहायता समूह की महिलाओं को 7 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि का अंतरण किया। 1000 से अधिक जो गौठान है वो स्वावलंबी हो चुका है और अभी तक के 100 करोड़ रुपए का अंतरण गौपालकों को किया जा चुका है। 10 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट बनाया जा चुका है, जिसमें जहां गोबर बेच के गौपालकों को लाभ मिल रहा है, वहीं वर्मी कंपोस्ट बना के जो स्व सहायता समूह हैं वो लाभ अर्जित कर रहे हैं। और किसान इस साल बड़ी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट अपने खेतों में डाले हैं, तो आने वाला जो फसल अभी से उसका अलग से पहचान दिखाई दे रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन के लिए हम फिर मिलेंगे रात 8:30 बजे।